हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो डिस्कशन स्टार्ट किया था। साथ ही अब तक का मैंने जो है 5 पार्ट अपलोड मैं कर चुका हूं और ये आज छठा पार्ट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अकाउंटेंसी वाले में आप लोगों को वो पार्ट मिल जाएंगे। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूंगा, आप लोगों ने देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा कॉमर्स से संबंधित, अकाउंटेंसी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटेड, उन परीक्षाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाई जाती है। साथ ही मैं एमसीक्यू सीरीज़, अभी तक का मैंने एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है, जल्द ही मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि ABC एक फर्म के साझेदार हैं। यदि D नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये बताना है। यानी दोस्तों, एक पुरानी जो साझेदारी फर्म है उसमें यदि कोई नया साझेदार आता है तो उसके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी जो पार्टनरशिप है उस पर। पहला ऑप्शन है इसमें पुरानी साझेदारी फर्म का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी फर्म पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, साथ ही पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब भी कोई नया साझेदार आता है पुरानी ऑलरेडी जो फर्म चल रही है उसमें, तो याद रखेंगे पुरानी साझेदारी जो होती है विघटन नहीं होती है, उसका विघटन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका वैसे गलत हो गया। तो पुरानी साझेदारी जो होती है वो पुनर्गठित होती है, यानी जो आपकी ओल्ड पार्टनरशिप है दोस्तों वो रिकंस्टिट्यूटेड होती है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंकेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है, यानी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। पहला ऑप्शन है त्रुटियों का पता लगाना, यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा सही उचित स्थिति दर्शाता है। कपटों का पता लगाना, कपट त्रुटियों का पता लगाना एवं रोकना। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ऑडिट होता है, ऑडिट का मतलब ही आपका जो है निरीक्षण करना होता है। और फाइनली अगर हम बात करें जो ऑडिटर की मुख्य उद्देश्य की, तो उसका ये होता है जो हमारी लाभ हानि जो खाता होता है दोस्तों और जो चिट्ठा होता है वो सही बनाया है, या उसमें जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें सही चीज़ें दिखाई गई हैं, नहीं दिखाई गई हैं। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं जो आर्थिक चिट्ठा है आपका या फिर बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं वो सही उचित स्थिति दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। अंकेक्षण का ये मुख्य उद्देश्य है उसका पता लगाना। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आहरण खाता, यानी आपका ड्राइंग जो अकाउंट है दोस्तों उसका नेचर बताना है, वो किस प्रकार का खाता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्सनल अकाउंट। एज ए हम इसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट। और आप लोगों को ये भी पता होगा जो ड्राइंग अकाउंट होता है दोस्तों वो हमारा मेनली आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, जो ऑनर होता है उसको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से लेन देन से रोकड़ अंतर्वाह होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने कैश फ्लो और आपको फंड फ्लो के मैंने कुछ इससे पहले जो वीडियो बनाए थे आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि रोकड़ अंतर प्रवाह मतलब जो कैश इनफ्लो है दोस्तों वो वहाँ कहाँ पे हो रहा है ये बताना है। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कैश इनफ्लो होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों बैंक में 40,000 रुपये जमा कराए। अगला ऑप्शन है बैंक में 54,000 रुपये का आहरण किया, 25,000 रुपये विक्रय निवेशों में सममूल्य पर खरीदा, 50,000 रुपये पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 लाभ पर बेचा। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। तो बैंक में 40,000 रुपये जमा किए, यानी जो बिजनेस पे 40,000 रुपये था ऑलरेडी वो बैंक में जमा किया, तो ये इक्विवेलेंट हुआ। यहाँ पे कोई भी इनफ्लो नहीं होता है। फिर बैंक में 40,000 रुपये का आहरण किया, यानी दोस्तों जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो फर्म के पास पैसा आएगा, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फिर बात करते हैं कि 25,000 रुपये की विक्रय मूल्य के निवेश सम मूल्य पर खरीदा, यानी कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो इन्वेस्टमेंट खरीदा है 25,000 का और इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया, तो इससे भी कोई भी इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता है। अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पे आउटफ्लो जरूर होगा ऑप्शन नंबर सी में कि 25,000 रुपये की विक्रय निवेश
जो हमें मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होती है, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट तो किया है लेकिन इनफ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, क्योंकि दोस्तों जब हमने 50,000 रुपये की मशीनरी जो थी हमारी बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य पर, तो उसे हम 10,000 रुपये लाभ पर बेचेंगे, तो दोस्तों जो प्रॉफिट होगा वो हमारे बिजनेस में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनफ्लो हो रहा है आपके फर्म पे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ है इंटरनल ऑडिटर मीन्स या ऑडिट मीन्स। इंटरनल ऑडिट मीन्स बताना है दोस्तों यहाँ पे सही एवं उचित स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया अंकेक्षण, प्रबंधकों के कार्य के मूल्यांकन के लिए आंतरिक ढंग से अंकेक्षण, संगठन के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अंकेक्षण, आंतरिक मामलों के सुधार के लिए स्वतंत्र अंकेक्षण। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है वो मेनली आपके संगठन के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए अंकेक्षण किया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बताना है तलपट है, ट्रायल बैलेंस क्या है ये बताना है, यानी ट्रायल बैलेंस का आपका नेचर बताना है दोस्तों, ये क्या है या नेचर बताना है, ये क्या है ये बताना है। ये एक वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र का खाता है या सभी खातों की विशेष सूची। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी खातों की हम लोग जो बैलेंस होते हैं उसकी सूची तैयार करता है, तो तलपट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। यानी दोस्तों बताना है हमें जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस होता है, आपका जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस होता है, यानी जिसे हम JLI भी बोल सकते हैं, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें ये बताना है कि जो पॉलिसी की राशि होती है उसे हम पूंजी खाते में जमा करेंगे। किसके करेंगे? पहला ऑप्शन है सिर्फ मृतक साझेदार सहित सभी साझेदारों को, शेष बचे साझेदार और उनकी लाभ हानि विभाजन अनुपात में, शेष बचे साझेदारों और पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो दोस्तों याद रखना जो भी हमारे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके संबंध में हम लोग एक बात आप लोगों को मैं ये बता दूं आप लोगों को, जब भी पहली बात तो जब भी हम इसे वाइंड अप करेंगे या इसकी मैच्योरिटी जो होती है दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, या तो बीच में सिलेंडर वैल्यू लेकर, या तो हम लोग जब इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाए। एक पॉइंट ये तो दो जेन्युइन चीज़ें हो गई। एक पॉइंट ये हो सकता है कि जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब भी जॉइंट आपकी जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है तो वहाँ पे कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए या उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाए तो जीवन बीमा का पूरा पैसा आपके सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के आपके पूंजी खाते में ऐसे जमा कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साझेदारी समाप्त होने का कारण है। पहला ऑप्शन है एक साझेदार की मृत्यु होने पर, एक साझेदारी का दिवालिया हो जाना, नोटिस देकर या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों जब भी कोई एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी हो सकता है, साझेदार का दिवालिया हो जाना तो भी हो सकता है, तो यानी यह नोटिस देकर भी हम लोग साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग है, यानी जो आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों वो अकाउंटिंग में उससे क्या होता है ये बताना है, या उसका क्या प्रयोग होता है ये बताना है। सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते तैयार करना, वित्तीय विवरणों को तैयार करना, उपयोग सभी। तो दोस्तों जैसे कि इस बार भी हमारे सिलेबस में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को इंक्लूड करा हुआ है, उसी का ये बेसिक पार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। इस टाइप से भी बेसिक प्रश्न हमारे आएंगे। तो अब आपके बात करें कि लेखांकन में जो कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये सभी प्रकार की एक्टिविटी हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंतर्गत या हमारे कंप्यूटर का प्रयोग हम इसे कह सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय में निम्नलिखित प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। यानी दोस्तों जो अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हमारी इनकम इंक्लूड फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसिप्ट, यानी कौन कौन सी ऐसी आय हैं जो हम आय मानेंगे आपके इनकम टैक्स एक्ट के अधीन। पहला ऑप्शन है वैधानिक प्राप्तियां, यानी दोस्तों हम बात करते हैं वैधानिक प्राप्तियां जो लीगली हमें सैलरी मिल रही है या हम कोई लीगल वर्क करके जो हमें प्राप्तियां होती है हम उसे वैधानिक प्राप्तियां बोलते हैं। अगला पॉइंट है अवैधानिक प्राप्तियां, यानी इलीगल टाइप से अगर हम कमा ले पैसा, चाहे कुछ गलत काम करके, चोरी करके या फ्रॉड करके, ये भी पैसा अगर हम कमाते हैं लॉटरी लगा के, तो ये जितने भी पॉइंट हैं हमारे आपके वैधानिक और अवैधानिक आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट है वैधानिक अवैधानिक दोनों प्रकार के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत आपके वैधानिक और अवैधानिक दोनों प्रकार की आयों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सबसे सरल पूंजी बजट तकनीक कौन सी है? तो कैपिटल बजट का ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एफएम में हमने देखा होगा। डिसीजन जब हम लोग कैपिटल में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल बजटिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो यहाँ पे सबसे सरल बजट तकनीक में हम लोग देखेंगे जब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है दोस्तों, पे बैक जो पीरियड है वो सबसे सरल पूंजी तकनीक को माना जाता है। बाकी इसमें और भी जो तकनीक दी गई हैं दोस्तों, जैसे आपकी रेट ऑफ रिटर्न यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सभी प्रकार की जो तकनीक हैं या टेक्निक्स हैं या आप मेथड बोल सकते हैं इनको, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से रीड कीजिएगा। बाकी अगर मैं टॉपिक वाइज जल्द पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को टॉपिक वाइज सभी टॉपिकों को पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आयकर है, इनकम टैक्स क्या है या कैसी प्रवृत्ति का टैक्स है ये बताना है। प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, आवश्यक कर है या विशेष कर है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है आयकर एक आपका डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खाता बही एक मुख्य पुस्तक है जिसमें यानी लेजर आपका लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक विच, यानी आपको बताना जो खाता बही है वो आपका उसमें क्या रखा जाता है, यानी उसका जो प्रकृति है या उसके कॉन्सेप्ट में क्या है, खाता बही क्या है ये बताना है आप लोगों को। केवल जिसमें वास्तविक खाते रखे जाते हैं, केवल व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, केवल नाम मात्र के खाते रखे जाते हैं या सभी खाते प्रकार रखे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे लेजर हम बनाते हैं ये हमारी बेसिक पॉइंट हैं अकाउंटिंग के, तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग है लगभग आपका 30 से 40% का कवरेज करेगी आपका बेसिक अकाउंटिंग। तो आप लोग बेसिक अकाउंटिंग यानी अगर मैं बात करूँ बेसिक अकाउंटिंग की जनरल से लेकर आपके फाइनल अकाउंट तक के जितना भी ये पार्ट आता है आपको ये बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत पूरे आने चाहिए। क्या क्या उनके छोटे छोटे पॉइंट्स जितने भी आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो आपका जो लेजर है दोस्तों उसमें सभी प्रकार के खाते हम लोग रख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल क्या है ये बताना है। पहला पॉइंट है इसमें अभिप्रार्थित पूंजी का ना मांगा गया भाग यानी द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, संचित लाभ। और बात करें पूंजी संचय का भाग, पूंजी शोधन संचय का भाग। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कैपिटल रिजर्व होती है हमारा ये पहले तो पार्ट है आपका इशू ऑफ शेयर का। तो यहाँ पे हम आपने देखा होगा जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसी का ये पार्ट माना जाता है। साथ ही दोस्तों कैपिटल जो हमारी संचित जो पूंजी होती है एक जो हमारी कैपिटल रिजर्व कैपिटल होती है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल है। यहाँ पर को हम लोग को एक बात याद रखनी है, जो ये रिजर्व कैपिटल होती है जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है या लिक्विडेट होती है तो उसी समय इस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ईसॉप शेयर पढ़ा होगा तो वहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल या फाइनल कॉल। तो एक अगर हम बात करें फाइनल कॉल को हम जिसकी डिमांड नहीं करते हैं, जिसकी हम मांग नहीं करते हैं,
ऐसी, और उसकी मांग हम तभी करेंगे जब हमारी कंपनी का क्या होगा, वाइंड अप होगा। तो इस प्रकार की पूंजी को हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल कैपिटल, यानी जिस कैपिटल को हमने डिमांड नहीं करी है, जिसको हमने नहीं मांगा, वह भाग है वो कैपिटल का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है लागत निश्चित करना, बिक्री मूल्य का निर्धारण करना, लागत नियंत्रण और लागत की कमी, निर्णय लेने में अंशधारकों की सहायता करना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय लेने में अंशधारकों की सहायता करना। बाकी दोस्तों लागत निश्चित करना ये मुख्य कार्य है, बिक्री मूल्य का निर्धारण करना ये भी मुख्य कार्य है, ये सभी इसके मुख्य कार्य हैं। एक आपका निर्णय लेने में अंशधारक सहायता प्राप्त करना ये नहीं है आपका उद्देश्य किसका, लागत लेखांकन का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राहक से प्राप्त चेक को कहाँ लिखते हैं? यानी चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन, जो कस्टमर से हमें चेक प्राप्त होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है रोकड़ बही में, विक्रय बही में, क्रय बही में, प्राप्त बिल बही में। तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी हमारा बेसिक अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन है। तो जब भी हमें कोई ग्राहक से चेक मिलता है तो हम लोग उसे रोकड़ बही में ही लिखते हैं, रोकड़ बही में। और विक्रय बही में आप लोगों को पता है जितने भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती है उसे लिखते हैं, और क्रेडिट परचेस के लिए हम लोग क्रय बही का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोनस शेयर जारी करने के परिणाम स्वरूप कोई भी बदलाव नहीं होगा, सामान्य संचय में, समतांश पूंजी में, निवल मूल्य में या फिर लाभ हानि खाते में। तो दोस्तों ये भी हमारा इशू ऑफ शेयर का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। बाकी मैं शेयर ऑफ इशू या इशू ऑफ शेयर डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत जल्द। मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो देने वाला हूं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारी नेटवर्थ होती है उसमें शेयर, जो बोनस शेयर इशू करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जोखिम एवं प्रत्यय, यानी हम बात करें रिस्क और रिटर्न की, तो इसके संबंध में ये बताना है, यहाँ पे इसको फुलफिल करना है। तो याद रखेंगे सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा रिस्क है और रिटर्न, प्रत्यय मतलब रिटर्न। तो यहाँ पे जो रिस्क और रिटर्न की अगर बात करें तो इसका जब भी जितना भी हम अगर रिस्क बढ़ाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में हम लोग क्या होता है, हमारा रिटर्न हमें मिलता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न हमारा बढ़ सकता है। ये हम एक पॉजिटिव यानी पॉजिटिवली हम लोग यहाँ पे को रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉजिटिव रूप से संबंधित है, जो जितना भी हमारी कोई भी कंपनी जितना रिस्क लेती है उतना रिटर्न लेती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्थायी भाग पद्धति से ह्रास की गणना की जाती है, यानी डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो उसकी गणना दोस्तों आपके ओरिजिनल कॉस्ट या फिर हम बात करें मूल लागत पर की जाती है। चलिए अगले प्रश्न को, और ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी की आर्थिक चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत ऋण पत्र को दिखाया जाता है? अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा डेबेंचर्स होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि डेबेंचर हमारे क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी अपने डेबेंचर इशू करती है और उन्हें बदले में इंटरेस्ट पे करती है। तो ये पहले तो लायबिलिटी है, आप लोग ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अंशधारी कोष, गैर चालू दायित्व, चालू दायित्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो हमारे डेबेंचर होते हैं ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथ ही दोस्तों ये थे आज के कंप्लीट हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। साथ ही अब तक का ये जो हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर था, हमने इससे पहले 5 पार्ट अपलोड में कर चुका हूँ। आप लोग उन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, अकाउंटेंसी वाले जो टॉपिक है वहाँ पे को आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने अकाउंटेंसी करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप लोग को इससे संबंधित ये भी कंप्लीट पेपर भी मिल जाएगा। साथ ही इस और भी टॉपिकों पे मैंने MCQs बनाए हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बुक में
कुछ गलत तरीके से लिख दिया होता है, तो उस कारण हो सकता है कि मेरा कोई क्वेश्चन, मेरा कोई आंसर गलत हो जाए। तो आप लोग कभी भी जब भी कोई वीडियो अपलोड होने के कुछ दिनों बाद आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है गलती से या फिर हो सकता है गलत अजम्पशन से क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकता है। तो आप लोग किसी भी हर वीडियो में आप लोग क्या करें, कुछ दिनों के पश्चात उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे को जो भी रेक्टिफाइंग आंसर होगा मैं उसे देने की कोशिश करूँगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।